बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख़ का एक ऐसा वाक़या है जिसने सबको हिला कर रख दिया था। ख़ासकर पाकिस्तान की रियासत जो थी वो हिल कर रह गई थी। ये एक ऐसा वाक़या था जिसके मुतल्लिक इंटरनेशनल मुबस्सरीन ने कहा था कि सदी में इस किस्म का एक ही वाक़या होता है और ये पिछली सदी का सबसे बड़ा वाक़या है और जो कातिल है वो सदी का सबसे बड़ा कातिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर शहर में पेश आने वाले एक वाक़े के बारे में जिसमें एक शख्स ने 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ़ किया था और उनको कत्ल करने के बाद उसने बच्चों की लाशें जो थीं वो तेज़ाब के ड्रमों में डालकर उनका महलूल बनाकर उनको गटरों में बहा दिया था। उस जालिम शख्स, सफाक शख्स का नाम जावेद इकबाल था। जावेद इकबाल एक ऐसा किरदार रहा है जिसके मुतल्लिक मैं आपके साथ बयान करूं तो ये गाज़ियाबाद का रहने वाला था, गाज़ियाबाद वाली साइड पर रहता था। फाइनेंशली मामलात इसके बहुत बेहतर थे, कई किस्म के ये कारोबार किया करता था, बल्कि इसका एक कोई रिसाला भी निकाला करता था। उस हवाले से इसके बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े नामवर लोगों के साथ, बड़े बड़े बदमाशों के साथ, खूब पर्सनैलिटीज़ के साथ भी इसकी जो तस्वीर थी वो मौजूद थी, इसके ताल्लुकात हुआ करते थे। लेकिन इसकी एक आदत ऐसी थी कि इसको कह लें कि बच्चों का शौकीन था, बच्चों के साथ ज़्यादती करना, उनके साथ वक्त गुजारना जो था इसका मशगला भी था और इसको शौक़ हुआ करता था उस चीज़ का। तो जावेद इकबाल के मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि ये 1999 नवंबर की बात है, 1999 में। मुझे अच्छी तरह से याद है, सहाफ़त अखबार उन दिनों निकला करता था लाहौर शहर से। खुशनूद अली ख़ान उसके चीफ़ एडिटर थे। हाल ही में बस ये सहाफ़त और ख़बरें पहले इकट्ठा हुआ करता था। सहाफ़त अखबार जो था वो इवनिंगर था, लेकिन उन दिनों खुशनूद अली ख़ान और ज़िया शाहिद जो आपस में पहले इकट्ठे थे, इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी और सहाफ़त अखबार ले लिया था खुशनूद अली ख़ान ने और ख़बरें अखबार ज़िया शाहिद के पास रहा था। तो सहाफ़त खुशनूद अली ख़ान ने जब लिया था तो इसको मॉर्निंगर के तौर पर शुरू किया था। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारा सहाफ़त अखबार का एक फ़ंक्शन चल रहा था अल-हमरा माल रोड पर, जो है वहाँ पर एक फ़ंक्शन चल रहा था, वहाँ पर हम मौजूद थे। तो वहाँ हमें रात के वक्त इत्तला आती है कि रावी रोड में किसी शख्स ने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया। तो वहीं पर बैठे बैठे हमने फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कोशिश की कि मामला पता करें कि वाक़या हुआ क्या है, लेकिन फ़ोन पर तस्दीक नहीं हुई उसकी वाक़े की कि नहीं ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। फिर खैर थोड़ी देर बाद जब उसको मामले की असल तह तक पहुँचे और इत्तला की, कह लें कि इत्तला के मुतल्लिक जब इधर उधर से पता किया तो पता लगा कि एक कोई लेटर जो है वो जंग अखबार मौसूल हुआ है। जंग अखबार में उस टाइम जमील चिश्ती क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे वहाँ पर जंग अखबार में। तो उनको एक लेटर या एक लिफाफा मिला है, एक पैकेट उनके नाम पर आया है जंग अखबार में, और उसमें कुछ चीज़ें हैं, तस्वीर हैं और काफ़ी मतलब कि तहरीर भी थी एक लिखी हुई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और रावी रोड के इलाके में फ़लाँ घर का एड्रेस दे के उन्होंने बताया है उस लेटर में कि उस घर में इन बच्चों की तस्वीर, कपड़े, जूतियाँ और दीगर चीज़ें, तेज़ाब के ड्रम वहाँ पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर 100 बच्चों को कत्ल किया गया है और उनकी लाशें तेज़ाब में गाल कर तो उनको गटरों में बहा दिया गया है, जबकि कुछ बच्चों की हड्डियाँ या उनके कुछ एज़ा जो थे जिस्म के बाकी, वो अभी भी उस घर में मौजूद थे। तो खैर करते करते पता लगा कि जी ये एक ऐसा वाक़या है जो अभी तक जिसकी पुलिस अफसरान जो हैं वो तस्दीक तो नहीं कर रहे, लेकिन एक इत्तला आई है जंग अखबार के ज़रिए कि वहाँ पर 100 बच्चों को कत्ल किया गया है। अगले दिन तमाम अखबारात में स्टोरी छपती है इस तरह से 100 बच्चों के कत्ल के हवाले से कि जावेद इकबाल नामी शख्स है और उसने 100 बच्चों को कत्ल किया है। जब अखबारात में ये स्टोरी शाया होती है तो क्योंकि इत्तला जो थी और तस्वीर जो थी वो जंग अखबार को मौसूल हुई थी और उस वक्त जो
इस इवेंट के हवाले से, जो एक सदी का सबसे बड़ा क्राइम का इवेंट कहा जाता था जिसको, उस हवाले से जो बेहतरीन अखबार था उस दिन का वो जंग अखबार था, क्योंकि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन, तस्वीर जो थी वो जंग अखबार में शाया हुई थी। तो उसके जब ये से अखबारात में शाया होती हैं ये सारी स्टोरी, सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो पाकिस्तान भर में एक कोहराम सा बर्पा हो जाता है। पाकिस्तान की रियासत हिल कर रह जाती है। फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। बड़े बड़े माहिर तफ्तीशी पुलिस अफसरान जो हैं इस केस के पीछे लगाए जाते हैं और जावेद इकबाल के मुतल्लिक तफसीलात इकट्ठी की जाती हैं। जंग अखबार के पास जो लेटर, तस्वीर और चीज़ें आती हैं वो उनसे हासिल करके उनकी रोशनी में मज़कूरा घर जो होता है रावी रोड का, वहाँ पर जाते हैं। पुलिस अफसरान भी जाते हैं और वहाँ जाकर सारे मामलात देखते हैं, तफ्तीश करते हैं। घर खुलवा कर वहाँ पर कोई छोटे बच्चों को 12 साल, 15 साल, 18 साल इसके एज के कोई बच्चे हुआ करते थे, उनकी जूतियाँ, उनके कपड़े और दीगर चीज़ें और उनकी तस्वीर दीवारों पर चिपकी हुई मिलती हैं पुलिस को। पुलिस वाले वहाँ पर ये मंज़र देख कर हैरान रह जाते हैं और वो भी मतलब कि सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये वाकई 100 बच्चों को इसने कत्ल किया। और ये जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीर हैं, उनकी डिटेल्स हैं, उनके घरों के एड्रेसेस भी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर पुलिस को मिलती हैं। पुलिस ये सारा कुछ वहाँ से इकट्ठा करके थाना रावी रोड ले आती है। रावी रोड के सहन में वहाँ पर एक चादर में जूतियाँ, कपड़े वपड़े जो कुछ भी वहाँ से बरामद होता है सारा कुछ वहाँ पर ला कर रख देती है। और इस हवाले से जब तफ्तीश शुरू होती है तो जावेद इकबाल के मुतल्लिक पता लगता है कि ये कुछ गाज़ियाबाद का रहने वाला है। हर कोई उस वक्त क्राइम रिपोर्टर्स भी जो थे बहुत हम सब की ही कोशिश हुआ करती थी कि सब लेग वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें, मेहनत किया करते थे सब। और कोई भी स्टोरी होती थी तो उसके मुतल्लिक जानने के लिए लोग जो है वो उसकी खोज में मुख्तलिफ लोगों से भी मिलते, जाए वो कुआं पर भी जाते, अफसरान से भी बातचीत करते। हर किसी की कोशिश होती थी कि वो अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने क़ारीन को पास करे। तो इस हवाले से तमाम क्राइम रिपोर्टर्स ने बहुत काम किया था, सब ने बड़ी मेहनत की थी इस केस के हवाले से। हर कोई इसके मुख्तलिफ एंगल्स से जो है वो स्टोरीज़ भी दे रहा था और पुलिस अफसरान जो है वो भी मुख्तलिफ हवालों से तफ्तीश कर रहे थे। तो जावेद इकबाल के मुतल्लिक पता लगता है कि ये बच्चों का शौकीन है, इसको बच्चेबाजी का शौक़ हुआ करता था। तो एक रात ये किसी मालशिए को, नौजवान लड़का होता है मालशिया, उसको अपने साथ लेके जाता है और उसके साथ वो कोई बुरी हरकत करता है, बुरा फेल करता है। तो वो मालशिया जो है इसको सोते में इसके सर पर कोई चीज़ मारता है और मार के वहाँ से फ़रार हो जाता है। तो ये इसके सर से खून निकलता है, ये बेहोश हो जाता है, इसको हॉस्पिटल दाखिल कराया जाता है और ये कई रोज़ तक कहते हैं कि कोमे में रहा। इसको नई ज़िंदगी मिली थी जो ये दोबारा ठीक हो गया था, सेहतयाब हो गया था ये। लेकिन इस दौरान कहते हैं कि इसकी वालदा जो थी वो इसके साथ बड़ी मोहब्बत करती थी, जबकि इसके बाकी कुछ 6 भाई और एक बहन बताए गए थे इसके, वो इसके साथ इतना कोई नहीं, उनकी कह लें कि इसके साथ इतना अच्छा रवैया था या अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन इसकी वालदा जो थी वो इसके लिए फ़िक्रमंद हुआ करती थी, वो इससे मोहब्बत भी बड़ा करती थी। जब ये ठीक हुआ तो इसको पता लगा कि 22 दिन तक इसकी वालदा जो है वो बहुत रोई थी इसके लिए, और शायद ये उसी की दुआएं थी कि वो दोबारा उसको अल्लाह मियां ने ज़िंदगी दी और वो ठीक हो गया था। इस वाक़े के बाद कहते हैं कि जावेद इकबाल जो था उसकी ज़िंदगी बदल गई थी, उसका ज़िंदगी का मकसद बदल गया था। उसने इन नौजवान लड़के हैं जो घरों से भागते हैं ख़ासकर, उनसे बदला लेने की ठानी और इसने कहा कि जिस तरह से मेरी माँ रोई है मैं इस तरह से इन लड़कों की जो ये घरों से भागते हैं मैं उनकी माँओं को भी रुलाऊंगा। फिर इसने एक रावी रोड के इलाके में जहाँ का ये वाक़या था, वो कुआं था, इसने वहाँ पर एक घर किराए पर लिया, वहाँ पर इसने रिहाइश इख्तियार कर ली और इसने टारगेट रखा रावी रोड के इर्द गिर्द जो दरबार थे उनको, ख़ासकर दाता दरबार को, और रावी रोड में बाबा छतरी वाला दरबार और उधर इर्द गिर्द भी काफ़ी दरबार हैं। इसने उन दरबारों को टारगेट रखा और वहाँ पर जाकर जो बच्चे घरों से भाग कर आते थे छोटी उम्रों के, 10, 12, 14 साल,
18 साल 20 साल के लड़के, इसने उनको टारगेट रखा। ये जाता वहाँ पर उनको देखता और किसी एक आधे को टारगेट करके अपने साथ लेके जाता, उसके साथ वक्त गुजारता, उसको खाना खिलाता, पैसे खर्च करता उस पर और अपना एक एतमाद बनाकर उसको अपने साथ उस घर में ले जाता और वहाँ पर ले जाकर फिर उसके साथ जो कुछ वो करता था, जो उसकी आदत थी। तो खैर ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और जब ये मामला खुलता है कि इसने वहाँ पर कुछ 100 बच्चों को ले जाकर कत्ल किया है, तो उसके बाद पुलिस उन बच्चों के जो एड्रेसेस थे, जो तस्वीर थी, उन तक पहुँचने की कोशिश करती है। पुलिस अफसरान का भी यही ख्याल था और हम लोगों ने भी जो रिपोर्ट किया था, हम लोग भी जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, को 20 से 25 बच्चों के घर वालों की जो थी वो राब्ता हो सका था उनसे, या कह लें कि उनकी कत्ल का जो था वो अपना साबित हो सका था कि 20-25 बच्चे जो हैं वो इसने कत्ल किए हैं, जबकि 100 बच्चों के कत्ल की तस्दीक करना बहुत मुश्किल काम था। पुलिस अफसरान का भी यही कहना था कि 100 बच्चों के कत्ल इसने नहीं किए, तादाद थोड़ी है लेकिन इसने उनको बड़ा चढ़ाकर बताया है। तो ये जावेद इकबाल, इसके साथ एक और इसका कह लें कि एक बच्चा इसने रखा हुआ था, उसका नाम साजिद था। ये जब लेटर भिजवाता है ना जंग अखबार के दफ्तर और रावी रोड घर को ताला लगा देता है, तो ये उसको साजिद को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। तो मुख्तलिफ इलाकों में इसने मफरूरी काटी। इस दौरान केस इस कदर खौफनाक था कि इसने हिला के रख दिया हुआ था। फिर इसकी जब इन्वेस्टिगेट किया जाता था, इसको कुरेदा जाता था केस को, तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इसके सामने आती थी। इसका एक साथी गिरफ्तार हुआ, इसहाक बिल्ला जो था वो शादबाग का रिहायशी था। उसको भी इस केस के हवाले से जावेद इकबाल का दोस्त, जावेद इकबाल का साथी होने के हवाले से उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उसको CIA किला गुजर सिंह लेकर आते हैं। CIA किला गुजर सिंह DSP तारक कंबो, एक शहीद DSP जिन्हें एक कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था, वो इससे तफ्तीश कर रहे होते हैं। तो ये उनके कमरे में 2nd फ्लोर पर उनका ऑफिस होता था, तो उनके कमरे की खिड़की से छलांग लगा देता है इसहाक बिल्ला जो था। तफ्तीश के दौरान पुलिस की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था वो, और वो पुलिस के खौफ से उसने नीचे छलांग लगा दी हथकड़ियों समेत। तो वो नीचे गिरा, उसकी डेथ हो गई। उसमें फिर ये DSP तारक कंबो जो है वो मुअत्तल भी हो गए और उन पर केस भी बना, बल्कि FIR भी दर्ज हुई थी उन पर। और बाद अज़ा फिर सिलसिला चलता रहा। मैं जावेद इकबाल की बात कर रहा था। जावेद इकबाल के मुतल्लिक जब कुरेदना शुरू किया, उसकी हिस्ट्री, उसकी पर्सनल लाइफ, उसके ताल्लुकात, तो बड़े बड़े नामवर लोगों की जो तस्वीर थी उसके साथ वो सामने आई। उस वक्त अखबारात में भी शाया हुई वो तस्वीर, और जिस किसी की तस्वीर आती थी, जिस किसी का नाम इसके साथ जावेद इकबाल के साथ जुड़ता था, तो उसको पुलिस फ़ौरन ही उठा लेती थी। बहुत से सैकड़ों की तादाद में पुलिस ने लोगों को उठाया, उनके साथ तफ्तीश की, लेकिन जावेद इकबाल के मुतल्लिक कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ पर है और उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। बड़े बड़े पुलिस अफसरान, ये इसहाक बिल्ला वाला जो वाक़या था, इसहाक बिल्ले वाले वाक़े में SPCI गालबन शायद परवेज़ कंधारी हुआ करते थे, वो उनको भी तब्दील किया। फिर उसके बाद अपना जावेद शाह हुआ करते थे, वो तफ्तीश करने लग गए। मतलब कि काफ़ी अफसरान की जो थी बली भी दी गई इस केस के हवाले से। बहुत से लोगों ने तफ्तीशें भुगती और नाजायज़ तफ्तीशें भुगती। सिर्फ इसके साथ कहीं तस्वीर निकल आई, इसके साथ कहीं किसी का ताल्लुक़ रहा, किसी के साथ कोई राब्ता रहा, इसका कोई दोस्त था, उन सब ने बड़ी तफ्तीश भुगती थी। तो लाहौर शहर में सिर्फ एक यही केस था जिस पर काम हो रहा था। वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला, गवर्नर, IG, DIG, SSP, सब का फोकस इसी पर था और सब जो थे वो इसी केस को हल करने पर लगे हुए थे। तो जावेद इकबाल और इसका जो साथी था साजिद, ये मफरूर थे, ये भागे हुए थे। इनको कहाँ कहाँ पुलिस ने तलाश नहीं किया। जहाँ कहीं इतला मिलती थी पुलिस वहाँ पर रेड करती थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होती थी। मलक अहमद रज़ा ताहिर SSP उस वक्त हुआ करते थे, गालबन मलक अहमद रज़ा ताहिर ही थे। तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस के मलक रज़ा ताहिर थे या कैप्टन जुबैर थे, इन दोनों में से एक SSP उस वक्त थे। तो हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी के हवाले से। तो इसका जो साथी था ना साजिद,
ये गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार कैसे होता है कि ये किसी जगह पर किसी बैंक से कोई पैसे निकलवाता है, और जब पुलिस उस जगह पर रेड करती है, इसको साजिद को गिरफ्तार कर लेती है, तो पता लगता है कि साजिद और ये जावेद इकबाल जो है ये मानसेरा वाली साइड पर, पहाड़ों वाली साइड पर कहीं मफरूर रहे हैं, वहाँ पर वक्त गुजार रहे थे। पैसे ख़त्म होने पर ये पैसे निकलवाने के लिए आता है, तो ये साजिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और वहीं पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में ही एसएसपी को इतला आती है कि जावेद इकबाल जो है वो जंग अखबार के दफ्तर आकर पेश हो गया है। तो वहीं से फौरी तौर पर वो अपनी सरकारी गाड़ी पर निकलते हैं। हम सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, तो हम भी वहाँ से निकले, दौड़े वहाँ से और भागे भागे जंग अखबार के दफ्तर गए। तो जंग अखबार को बिल्कुल सील किया हुआ था और फौजी भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, आर्मी अफसरान थे वो भी वहाँ पहुँच गए थे। जंग अखबार के बाहर सड़क बंद थी, रश लगा हुआ था और जंग अखबार के अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, वो बिल्कुल पैक किया हुआ था। अंदर जंग अखबार में फ़ौजियों के आने से पहले कह लें या मुतल्लिका अफसरान जो थे उनके आने से पहले जावेद इकबाल का तमाम तर बयान रिकॉर्ड किया गया जंग अखबार में, उसकी तस्वीर उतारी गई, उसकी वीडियो बनाई गई। तो ये सारा डिटेल में वहाँ पे सारा कुछ करके फिर इतला की गई थी कि जावेद इकबाल ने जंग अखबार के ऑफिस आकर वो पेश हो गया और वो गिरफ्तारी देना चाहता है। उसने गिरफ्तारी क्यों दी कि उसका जो साथी था साजिद, जिससे उसको इश्क था, कहते हैं कि वो साजिद को समझता था कि सिर्फ ये मेरे साथ लॉयल है, बाकी जितने भी लड़के उसके ज़िंदगी में आए, जितने के साथ भी उसकी दोस्ती रही, वो सब बेवफा थे, मफाद परस्त थे, अपने मफाद में लालची थे, जालिम थे। वो उसकी एक ऐसी सोच हुआ करती थी। तो साजिद की गिरफ्तारी के बाद वो कहता है कि मैं दिल बर्दाश्ता हो गया था और मुझसे रहा ना गया, तो मैंने भी फैसला यही किया कि मैं भी जाकर गिरफ्तारी दे दूं। और उसने जाके गिरफ्तारी दे दी। बहुत से बयान बदले उसने, बहुत से कन्फेस किए और वो अटल रहा कि नहीं मैंने 100 बच्चों को कत्ल भी किया, जबकि उसके बताए गए कई बच्चों की जो नाम थे, उनके एड्रेसेस थे, वो उसके साथ शेयर भी किए कि यार ये नाम जो तुमने कत्ल होने वाले बच्चों की लिस्ट दी थी उसमें से ये नाम भी थे, लेकिन ये बच्चे तो अपने घरों को पहुंच गए हैं, उनके वालिदैन से उन बच्चों से हमारी मुलाकात भी हुई है। तो वो उसका कोई काबिल ज़िक्र जवाब ना दे सका था। तो खैर एक ये भी बात थी और कुछ तफ्तीश भी थी पुलिस की, जिससे इस बात को तकवीत मिलती थी कि 100 बच्चे इसने कत्ल नहीं किए, तादाद कम थी, इसने तादाद बहुत ज़्यादा बताई थी। खैर इसको गिरफ़्तार किया गया। वहाँ से इसको बड़ा जो इसके ऊपर कंबल चादर वादर डाल के बड़ा छुपा के हसास इदारे के अफसर जो थे वो इसको साथ ले गए अपने और इसे तफ्तीश की। फिर उसके बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था जी। उस दौरान पुलिस हिरासत के दौरान लोग इससे डरते थे, अफसरान इससे डरते थे, सर सर करके बात करते थे, क्योंकि ये जिस किसी का नाम ले देता था वो 2-4 घंटे बाद पुलिस की हिरासत में होता था और पुलिस उससे तफ्तीश किया करती थी। तो इतना खौफ इसका था। बहुत से पुलिस अफसरान जो थे उनके साथ भी इसकी तस्वीर थी, उनसे भी तफ्तीश की गई, उनसे भी पूछगछ की गई, सहाफ़ियों के साथ भी, फिर स्टूडेंट लीडर्स थे उस दौर के उनके साथ, कोई पॉलिटिशियंस थे उनके साथ, तो बहुत से लोग जो थे उनको शामिल तफ्तीश किया गया। अब इसको खैर जेल भिजवाया गया तफ्तीश के बाद और इसका केस ट्रायल हुआ। मुशर्रफ गवर्नमेंट जो थी वो उन दोनों आई थी। मुशर्रफ साहब ने जो गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा था और टेक ओवर किया था, तो उस दौरान ये केस बहुत ही मतलब कि उठाया गया। इसको ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत रिपोर्ट किया था, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था कि ये केस सदी का सबसे बड़ा केस है और ये सबसे बड़ा कातिल है एक सदी का, जावेद इकबाल, जिसके मुताल्लिक उन्होंने ये उसको तमगा दिया उसको इस चीज़ का। तो मामलात चलते रहे, लेकिन डेली बेसिस पे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सब ये इसकी इतनी हाइप क्रिएट थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी और रोज़ दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन जो थी वो जावेद इकबाल की हुआ करती थी। तो सज़ा इसको जो थी वो भी सुनाई गई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था और केस उसी तरह से चल रहा था, ख़बरें उसी तरह से चल रही थी, केस बहुत बड़ा था। तो कहते हैं जो हमारी इतलात थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे, अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, उनके गुनाहों की तलाफ़ी करे, उनको उन्होंने जो
अपना पंजाब हुकूमत थी और जो अपने कुछ अफसरान थे उनसे कहा कि यार ये क्या रोज़ का तमाशा लगा हुआ है जावेद इकबाल का, ये किस तरह से ख़त्म होगा। उन्होंने इसको केस को जब डिस्कस किया तो उसके चंद रोज़ बाद हमें इतला आती है कि कोट लखपत जेल में जावेद इकबाल और साजिद इन दोनों ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि वो खुदकुशी नहीं थी, कहते हैं कि अपने ही कपड़ों से इन्होंने गले में फंदा डालकर तो वो जो सलाखें थी जेल की उसके साथ लटक कर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन हमारी जो तफ्तीश थी, जो हमारे ज़राए का कहना था, बल्कि कुछ पुलिस अफसरान ने भी हमारे साथ शेयर किया था ऑफ द रिकॉर्ड, उनका कहना था कि ये खुदकुशी नहीं है। इस मामले को वाइंड अप करने के लिए, इस केस को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी था कि ये दोनों जो हैं वो ख़त्म हों। तो वो कत्ल के हवाले से कह रहे थे कि उनको कत्ल करके लाशें उनकी वहाँ पर लटकाई गई थी, लेकिन जो कार्रवाई की गई और जो अब तक भी पुलिस का स्टांस है वो यही है कि उन दोनों ने खुदकुशी की थी। इन दोनों ने जब खुदकुशी कर ली, वाक़या हो गया ये, और इस वाक़े के बाद भी कई रोज़ तक, कई दिनों तक जो है वो अखबारात की ज़ीनत बना रहा ये इंसिडेंट जो है। इनके अहले खाना ने, इनके घर वालों ने इनकी लाशें लेने से इनकार कर दिया था। अब वो कोट लखपत जेल अगर आप गए हो ना, तो कोट लखपत जेल के से जब आप वापस आ रहे होते हैं ना, तो बाहर आ रहे होते हैं, तो कोट लखपत जेल से कुछ फासले पर ही कॉर्नर पर एक छोटी सी जगह थी, उसको जेल का लवारसों का कब्रिस्तान कहा जाता था। तो जब इनके वर्सा ने लाशें लेने से इनकार कर दिया तो इन दोनों की जो लाशें थीं वो उस लावारिस कब्रिस्तान में दफन कर दी गई। और लाशें जब दफन की गई तो इनकी जो कब्रें थी वो साइडों से ईंटें बनाकर पक्की की थी, सेंटर से कच्ची थी। तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मैं उन दिनों एक्सप्रेस अखबार में था जब मैंने एक स्टोरी भी की और मैं इनकी कब्रों पर गया, तो मैंने देखा कि इनकी कब्रों पर जो थे वो मैंने दिए रखे हुए देखे थे कि कोई वहाँ पर आता था, दिए जलाता था। उस दौर में ना अब तो खैर कोट लखपत जेल तक जाने के लिए जो है सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई है। अब बाहर काफ़ी दूर फासले पर उन्होंने बैरियर लगा दिए हैं। अंदर से जब किसी की इजाज़त होती है अफसर की कि फ़लाँ गाड़ी आनी है, फ़लाँ लोगों ने आना है, तो उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। पहले इस तरह से नहीं था। पहले रसाई आसानी तक थी और जेल तक आसानी तक चले जाया करते थे, और एंड पे जब जहां जेल शुरू होती है वहां पर बैरियर लगे होते थे। तो उस कब्रिस्तान में, अब पता नहीं वहाँ पर वो कब्रिस्तान है या नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है, तो वहाँ पर इनकी कब्रें बनाई गई। और मैं गया और मैंने जाकर वहाँ पर देखा, उनकी कब्रों की तस्वीर उतारी, उन पर दिए रखे हुए थे, लोग वहाँ पर दिए जलाने आते थे। पता नहीं अब वो कौन लोग थे जो इसको अपना पीर फ़कीर माना करते थे और उन्होंने वहाँ पर आके दिए जलाने शुरू किए। तो बहरहाल वो स्टोरी भी एक्सप्रेस पे मैंने शाया की थी इनकी कब्रों के हवाले से कि उनकी कब्रों का क्या हाल है और क्या कुछ होता है। तो ये इन दोनों के मारे जाने के बाद काफ़ी देर तक चलता रहा, मीडिया में ख़बरें चलती रहीं, लेकिन फिर आखिर एक टाइम आया कि ये मामला जो है सारा वो ठंडा हो गया। तो इन दोनों की मौत जो थी वो इस इशू को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए ज़रूरी थी। अगर ये ज़िंदा रहते, तो जब तक ये ज़िंदा रहते तो इस हवाले से, इस केस के हवाले से जो है तो ये मीडिया की ज़ीनत बना रहना था और ख़बरें आती रहती थी। तो ये एक केस था जावेद इकबाल का, जिस पर ये इल्ज़ाम क्या था, बल्कि वो इस चीज़ को कबूल करता था कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि हमारी जो तफ्तीश थी, हमारे जो अफसरान थे, उनकी तफ्तीश और उनका कह लें कि जो तजर्बा था, उनका यही कहना था कि बच्चे कत्ल ज़रूर हुए हैं। वहाँ से उनके बच्चों की बॉडी पार्ट्स भी कुछ मिले थे और गटरों में उनको मैं बहाया भी गया, महलूल को, तेज़ाब में जो उसने एक गला सड़ा दिया था उनकी बॉडीज़ को। लेकिन तादाद उनकी कम थी, 100 बच्चे जो थे वो कत्ल नहीं हुए थे। लेकिन आज तक जो है वो जावेद इकबाल 100 बच्चों के कातिल के नाम से ही मशहूर है। सदी का सबसे बड़ा कातिल था। तो घर से बच्चे, भागे हुए बच्चे जो थे, उनको वो निशाना बनाता था। निशाना किस वजह से बनाया, उसने टारगेट किस वजह से किया, वजह क्या थी, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।